जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चल पे सबकी बड़ी खबर के साथ एक बार फिर जाके सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, पार्लियामेंट के अंदर अभद्र भाषा और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले बीजेपी के सांसद को लेकर अब जोरदार विरोध देखने को मिल रहा है। बताएंगे आपको, गालीबाज बीजेपी नेता पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने दानिश अली से मुलाकात करते हुए पूरे विपक्ष को एकजुट किया है। बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला जा रहा है। दोस्तों बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। और महिला आरक्षण को लेकर राहुल गांधी की ओर से अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। शासक गुजरात के अंदर बीजेपी के मंत्री का स्थानीय लोगों ने जोरदार तरीके से विरोध किया है। दोस्तों बताएंगे आपको कैसे मंत्री के पूरे काफिले को उल्टा लौटाया गया है और लोगों के विरोध का क्या है बड़ा कारण। इसी के साथ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से गायब है वसुंधरा राजे और अब गौरव गोगोई के बाद कांग्रेस पार्टी के एक और बड़े नेता से उनके मुलाकात की खबर सामने आ रही है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या राजस्थान के अंदर होने जा रहा है बीजेपी में अब तक का सबसे बड़ा फूट। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। और एनसीपी में एक बार फिर से आपस में तलवारें खिंची दिखाई दे रही है। 224 के चुनाव से पहले लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों के खिलाफ फिर से समन जारी किया गया है। इसी के साथ में कर्नाटका के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों बताएंगे आपको, टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है और ईडी को तगड़ा झटका दिया है। इसी के साथ में चाइना ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश को लेकर बेतुका क्लेम किया है। बताएंगे आपको क्या बीजेपी सरकार की कमजोरी के कारण चाइना ऐसा कर रहा है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से दानिश अली को लेकर की गई टिप्पणी पर अगर आप भी इसकी घोर निंदा करते हैं और गालीबाज बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में शेम ऑन बीजेपी जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का सांसद रमेश बिधूड़ी कुछ ऐसे शब्द, अपमानजनक शब्द और गाली गलौज करता नजर आया, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। बीजेपी के खिलाफ कई जगह माहौल देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि देश के अंदर जिस संसद में कभी बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू समेत सरदार पटेल समेत बड़े बड़े देश के दिग्गजों ने भाषण दिया था, उस संसद के अंदर कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया जो मोदी सरकार द्वारा बनाई गई नई संसद के अंदर दूसरे ही दिन किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी के सांसद और अल्पसंख्यक समाज से आने वाले दानिश अली को लेकर अभद्र टिप्पणियां की है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऐसे शब्द कहे गए हैं जो किसी सभ्य समाज के अंदर इस्तेमाल नहीं किए जाते। आपको बता दें कि जब रमेश बिधूड़ी इस तरीके का बयान दे रहा था तो उसके पीछे बीजेपी के दो पूर्व केंद्रीय मंत्री बैठे हुए थे। इसमें हर्षवर्धन थे जो पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रह चुके हैं, दूसरे थे पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद। दोनों के दोनों हंस रहे थे और इस पर जयराम रमेश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कल लोकसभा में जब बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी अपशब्द बोल रहे थे और अपनी जुबान से जहर उगल रहे थे, तब पूर्व के दो कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन अपने सहयोगी की आपत्तिजनक बातों पर बेशर्मी से हंस रहे थे। लोकतंत्र और संसदीय परंपरा को कलंकित करने वाले इस मामले में ये दोनों भी उतने ही निंदा के पात्र है जितना की बिधूड़ी। यह दिखाता है कि मोदी शाह के नेतृत्व में बीजेपी किस हद तक गिर गई है। और जब सोशल मीडिया पर हर्षवर्धन की जमकर आलोचना की जाने लगी, और क्योंकि हर्षवर्धन चांदनी चौक इलाके से चुनाव जीतकर आते हैं जहां पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोट होता है जो अमूमन हर्षवर्धन के नाम पर बीजेपी को वोट कर दिया करते थे, लेकिन अब 2024 के चुनाव के मद्देनजर इस तरीके की खबर सामने आने के बाद नुकसान देख रहे हर्षवर्धन ने जस्टिफिकेशन देते हुए कहा कि वो इस बयान पर नहीं हंस रहे थे, किसी और कॉन्टेक्स्ट की बातें उन्होंने बताई है। कुल मिलाकर दोस्तों इस पूरे मामले को जस्टिफाई करने का भी प्रयास बीजेपी के नेता की ओर से की जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दानिश अली से जाकर उनके घर पर मुलाकात की है। इससे पहले दानिश अली ने स्पीकर से कहा था कि आप कार्रवाई करिए, अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो संसद के सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। इसकी जानकारी जैसे ही राहुल गांधी को मिली तो शाम होते होते उन्होंने दानिश अली के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की है और मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जहां पर नफरत होगा वहां पर हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। ये हमारी विचारधारा है, हम देश के अंदर नफरत के खिलाफ एक आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। हमारी लड़ाई नफरत के खिलाफ है और आगे भी जारी रहेगी। दानिश अली बीएसपी से सांसद और बीएसपी इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है, इसके बावजूद राहुल गांधी उनसे मुलाकात करने के लिए गए हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन ने विचारधाराओं को लेकर जो बातें स्पष्ट की है वो उन विचारधाराओं के साथ खड़ा रहना चाहते हैं, अक्रॉस द पार्टी एक साथ दिखाई देना चाहते हैं। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी की तस्वीरें शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी जानकारी दी है और लिखा गया है कि कांग्रेस देश भर के साथ लोकतंत्र के मंदिर में नफरत और घृणा की ऐसी मानसिकता के खिलाफ है। साथ साथ दोस्तों लोकसभा के स्पीकर ने बीजेपी के नेता बिधूड़ी को केवल इतना कहा कि हम आपको चेतावनी देते हैं, अगली बार अगर आपने ऐसा कोई बयान दिया तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी इतना अभद्र और अपमानजनक गाली वाली बातें बीजेपी के सांसद ने की है, इसके बावजूद केवल कार्रवाई की धमकी दी गई है। इस पर श्रीनिवास बीवी की ओर से लिखा गया कि जरा सोचिए ये सांसद अगर विपक्षी दल का होता तो अब तक किस तरीके की कार्रवाई हो गई होती। और आप
लोग को याद होगा कि राहुल गांधी ने एक चोर शब्द का इस्तेमाल मात्र कर लिया था, जिसके कारण उनके संसदीय सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय सुनिश्चित करते हुए उनकी सदस्यता को रिस्टोर किया है। साथ साथ दोस्तों रमेश बिधूड़ी पर जब बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं, जोरदार बीजेपी पर दबाव बना है। हालांकि गोदी मीडिया में कहीं कोई डिबेट देखने को नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद सोशल मीडिया पर जो दबाव बना है उसके बाद अब बीजेपी ने आपत्तिजनक बयान मामले में नोटिस दिया है। नोटिस में लिखा गया है कि असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के लिए क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दानिश अली ने कहा कि अगर संसद में मेरे अधिकारों की रक्षा हो सकती है तो ठीक है, वरना मैं संसद से इस्तीफा दे दूंगा। देखते हैं बीजेपी के लोग केवल खाना पूर्ति के लिए ये नोटिस दे रहे हैं। 15 दिनों में जवाब नहीं मिलने पर क्या बीजेपी उन्हें पार्टी से बर्खास्त करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। सांसद कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद अचानक से 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस दौरान राहुल गांधी ने कई सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण अच्छा कदम है, लेकिन इसमें 2 शर्त लगाई गई है। पहला शर्त यह है कि जनगणना होगा, दूसरा शर्त यह है कि उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण को लागू किया जाएगा। इन्हें करने में बहुत समय लगेगा। महिला आरक्षण को आज से इसी वक्त से लागू किया जाना चाहिए। भाजपा को इन दोनों शर्तों को हटाकर आरक्षण को तत्काल लागू करना चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये कोई जटिल मामला नहीं है, लेकिन सरकार ये नहीं करना चाहती है। ये आज से 10 साल बाद लागू होगा, यह भी नहीं मालूम है कि लागू होगा कि नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी रोज ओबीसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन ओबीसी को महिला आरक्षण में शामिल क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस सत्ता में आने के बाद जातीय जनगणना कराएगी, तब पता चल जाएगा देश में कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी है। उमा भारती ने भी ओबीसी कोटे के लिए संशोधन की बातें कही थी और उन्होंने भी ओबीसी महिलाओं को अधिकार देने की मांग की थी। यानी राहुल गांधी ने वही बातें कही है जो उमा भारती कह रही थी। साथ साथ दोस्तों गुजरात के अंदर अंकलेश्वर में सरदार सरोवर डैम को सही से देखरेख नहीं करने के कारण मानव निर्मित बाढ़ से कई सारे इलाके प्रभावित हैं। बड़ी बात यह है कि बाढ़ आने के कई दिनों के बाद बीजेपी के गुजरात के मंत्री लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, लोगों ने एक साथ विरोध करना शुरू कर दिया। बीजेपी के मंत्री कन्वर भाई हलपट्टी के खिलाफ नारे लगाए जाने लगे और जैसे ही नारे और ज्यादा तीव्र होने लगे तो बीजेपी के मंत्री वहां से अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गए। फिर ये सवाल खड़ा हुआ है दोस्तों कि जब इलाके में फ्लड केवल इस कारण आया है कि मैनेजमेंट सही से सरदार सरोवर डैम का नहीं किया गया, तो क्या भाजपा जिम्मेदारी लेकर इस पूरे मामले पर जनता को जल्द राहत पहुंचाने की कोई कार्रवाई करेगी? जो भी अपडेट आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल ही नहीं हो पा रही है वसुंधरा राजे। इसके पीछे सोची समझी रणनीति माना जा रहा है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राज्य के अंदर पार्टी के जन आक्रोश यात्रा में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं। बड़ी बात दोस्तों यह है कि बार बार बीजेपी के लोगों की ओर से कोई ना कोई रैली रोड शो निकाला जा रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे दूसरे राज्यों में नजर आ रही है। हाल फिलहाल के अंदर उन्होंने असम के कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई से मुलाकात की थी। एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि बीजेपी के लोगों का कहना था कि ये केवल एक शिष्टाचार भेंट है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति में कब बड़ा खेला हो जाए इसे संकेत से ही समझा जा सकता है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे बीजेपी में नहीं टिकने वाली है। ये बात पत्थर पर लिखी लकीर की तरह नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सबसे पहले गौरव गोगोई से मुलाकात की थी और अब अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में बीते शाम मुलाकात हुई है दोस्तों। यानी गहलोत का जादू जल्द चलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वसुंधरा राजे बीजेपी के जन आक्रोश यात्रा में दिखाई नहीं दे रही है, इसके कारण पार्टी में एकजुटता भी नजर नहीं आ रही है और अब वसुंधरा राजे कोई ना कोई बड़ा खेला करने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एनसीपी में जुलाई की शुरुआत के दिनों में ही उठा था तूफान, जो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आफ्टर इफेक्ट महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हिलोरे लाती दिखाई दे रही है। चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच में एनसीपी खुलकर गुटबाजी में दिखाई देने लगी है। इसमें एक नया प्रकरण भी जुड़ा है। असल में अजित पवार गुट ने शरद पवार के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यालय में शरद पवार समूह के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है। यह याचिका अभी भी शरद पवार के खेमे का समर्थन कर रहे कुछ विधायकों के खिलाफ दायर की गई है। देखते हैं दोस्तों क्या शरद पवार की पार्टी के विधायकों को भी सस्पेंड किया जाएगा अगर अजित पवार की जीत होगी, क्योंकि शरद पवार गुट की ओर से अजित पवार के विधायकों के खिलाफ तो पहले ही याचिका दाखिल कर दी गई है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह अपनी उम्र के अलग एक नए जोश के साथ पार्टी को राज्य में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने लोकतंत्र बचाओ यात्रा 300 किलोमीटर की निकालनी शुरू कर दी है। बीते दिन उनकी पदयात्रा विदिशा से शुरू हो चुकी है, जो अब लगभग 10 जिलों की यात्रा करने के बाद 2 अक्टूबर को समाप्त होगी। बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने खुद पार्टी के लिए मोर्चा संभाल रखा है और उनके बेटे भी लगातार चंबल और गुना संभाग के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। साथ साथ दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के लिए अब दिल्ली सरकार 10 करोड़ की सहायता करेगी। बाढ़ से हुई तबाही से
भरने के लिए हिमाचल प्रदेश को सहायता राशि देगी केजरीवाल सरकार। मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ साथ दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में राजनयिक रिश्तों में तनाव के बीच पंजाबी रैपर शुभ के इंडिया में होने वाले शो को लेकर विवाद खड़ा हो गया। भारत में शो रद्द होने के बाद कनाडा बेस्ड पंजाबी रैपर शुभनीत सिंह का दर्द छलका है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया है और अपने आप को भारतीय बताया है। इसके बाद उनके पोस्ट में कई सारी बातें की गई है। दरअसल दोस्तों, उनको खालिस्तान का समर्थक बताए जाने के बाद विरोध किया गया था और हाल फिलहाल के अंदर कनाडा और भारत सरकार के बीच में जैसे विवाद हुआ था, मामला इतना आगे बढ़ गया कि शुभ को अपने कई सारे शो इंडिया के अंदर रद्द करवाने पड़े। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जीतू पटवारी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। राहुल गांधी के करीबी नेताओं में से एक जीतू पटवारी माने जाते हैं। जीतू पटवारी को पार्टी ने प्रदेश प्रचार समिति का सह अध्यक्ष बनाया है। 22 सितंबर को सुबह से ये आदेश जारी हो चुका है। दोस्तों, जीतू पटवारी इंदौर के राऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने बहुत कम दिनों में पार्टी के अंदर एक अलग पहचान बनाई है। जीतू पटवारी कमलनाथ की सरकार में मंत्री रहे हैं। प्रचार समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया हैं। इसका गठन करीब 1 महीने पहले किया गया था। अब जीतू पटवारी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ साथ दोस्तों, उदयनिधि स्टालिन के द्वारा लगभग 20 दिन पहले किए गए टिप्पणी पर चित्रा त्रिपाठी ने 13 बार टिप्पणी की। आदित्य त्यागी की ओर से 5 बार टिप्पणी किया गया। अंजना ओम कश्यप ने 3 बार, श्वेता सिंह ने 3 बार ट्वीट किया और पत्रकार बताने वाली स्मिता प्रकाश की ओर से 4 बार ट्वीट किया गया। लेकिन बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से की गई अभद्र अपमानजनक गालीबाज वाली भाषा पर चित्रा त्रिपाठी, आदित्य त्यागी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और स्मिता प्रकाश की ओर से एक ट्वीट भी नहीं किया गया। और दोस्तों, मणिपुर के अंदर एक बार फिर से कर्फ्यू को री इम्पोज किया गया है, यानी दोबारा से कर्फ्यू लगाया गया। इसके ऊपर भी ये तथाकथित पत्रकार एक टिप्पणी भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि केवल टिप्पणी वहां करते हैं जहां पर इन्हें शायद एक तरीके का एजेंडा सेट करने का मौका मिल जाता है। साथ साथ कर्नाटका के बीजेपी के नेताओं ने यतींद्र सिद्धरमैया, जो फॉर्मर एमएलए हैं और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बेटे हैं, उन पर करप्शन का आरोप लगाते हुए लेटर जारी किया है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी कर्नाटका में इस तरीके से करप्शन का आरोप लगाना चाहती है कि लोगों के मन में परसेप्शन बन जाए। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जो बताएगा। साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेता बीएसपी के साथ साथ दानिश अली से एक एक करके मुलाकात करने पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में दानिश अलवी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। साथ साथ लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। इससे पहले इन सारे नेताओं को राहत मिली थी, लेकिन इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं। 2024 का चुनाव भी सर पर है, तो आप लोग जान सकते हैं कि कार्रवाई करने के पीछे किस तरीके का उद्देश्य होगा। साथ साथ दोस्तों, कर्नाटका में बीजेपी और जेडीएस ने औपचारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान कर दिया है। अर्थमेटिक की बात करें तो डेमोक्रेटिक टाइम्स नेटवर्क की ओर से दावा किया गया कि अगर तीनों पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी 18 सीटें जीत सकती थी, बीजेपी को 8 सीटें और जेडीएस को 2 सीटें मिल सकती थी। लेकिन अगर जेडीएस और बीजेपी के लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन को 18 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती है। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के हाई कमान को कर्नाटका के अंदर पार्टी ने एक इंटरनल रिपोर्ट लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सौंपा है। इसमें जानकारी दी है कि सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद ओबीसी समाज में कांग्रेस पार्टी को लेकर एक पॉजिटिव रवैया है। 2024 के चुनाव में इससे पार्टी को फायदा पहुंचेगा। बीएस येदियुरप्पा ने इस बात से इनकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का कर्नाटका के अंदर लोकप्रियता घट गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका में कोई लोकल लीडर नजर नहीं आता है। येदियुरप्पा उम्र के कारण बीजेपी की सक्रिय राजनीति में अब ज्यादा नजर नहीं आते हैं और बीजेपी ऑल्टरनेटिव भी अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। साथ साथ दोस्तों, जेडीएस और बीजेपी के गठबंधन को लेकर भी माना जा रहा है कि वोकालिगा समुदाय के बीच में कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई है। ओल्ड मैसूरी बेल्ट में जेडीएस को तगड़ा झटका कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में देगी। साथ साथ मुस्लिम और क्रिश्चियन कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार को लेकर काफी ज्यादा वोकल है। राज्य के अंदर लगभग 8% मुस्लिम आबादी है और 2019 के चुनाव में क्रिश्चियन समाज का वोट ज्यादातर बीजेपी को गया था, जो इस बार पलटता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ ओल्ड मैसूरी क्षेत्र के अंदर जेडीएस एक कंटेंडर बनकर सामने आ सकती थी, लेकिन वोकालिगा समुदाय का वोट इस बार स्प्लिट करने जा रहा है डीके शिव कुमार के साथ। वोकालिगा समुदाय मजबूती से नजर आने लगा है। दरअसल दोस्तों, एचडी देवेगौड़ा के बाद डीके शिव कुमार को वोकालिगा समुदाय के लोग एक बड़े नेता के तौर पर देख रहे हैं। टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस पार्टी के और कर्नाटका की राजनीति में। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके की जानकारी सामने आती है। दोस्तों, साथ साथ टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट ने राहत दी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी और तमाम इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के दिन ही तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी ने पूछताछ के सिलसिले में बुला लिया था, जिसके कारण वो बैठक में मौजूद नहीं रहे थे। तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स बताया था और अब तृणमूल कांग्रेस के नेता को बड़ी राहत मिली है। कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से राहत का ऐलान किया गया है। साथ साथ दोस्तों, यूपी के अंदर आरएसएस के
विस्तार और राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दे पर लखनऊ में आरएसएस मंथन करने जा रही है। इसके लिए आरएसएस के चीफ मोहन भागवत 4 दिनों के दौरे के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। भागवत 25 सितंबर तक लखनऊ में रहेंगे, जिसमें संघ के अवध प्रांत की कार्यकारिणी, अवध प्रांत के 7 विभागों और संघ की दृष्टि से 26 जिलों के कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। संघ की बैठक शनिवार को सुबह निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में होने वाली है। दोस्तों, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी की अलग तैयारी चल रही है और संघ की अलग तैयारी चल रही है। हालांकि संघ के लोग दावा करते हैं कि वो राजनीतिक संगठन नहीं है, सांस्कृतिक संगठन है। साथ साथ चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को 19वें एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए देश में एंट्री पर रोक लगा दी है। भारत ने चीन के इस कदम का विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय नागरिकों के प्रति चीन के भेदभावपूर्ण व्यवहार को हम खारिज करते हैं। चीन की कार्रवाई एशियन गेम्स की भावना, इवेंट्स के नियमों का उल्लंघन है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन गेम्स में शामिल होने के लिए अपना चीन दौरा रद्द कर दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैं चीन के इस फैसले की निंदा करता हूं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि चाइना को ये कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है कि वो खुलेआम अरुणाचल प्रदेश के हमारे खिलाड़ियों को चाइना में आने से रोक रहा है। यानी दोस्तों, चाइना अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को क्लेम कर रहा है। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सनातन पर टिप्पणी के मामले पर उदयनिधि को कोर्ट की ओर से नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एफआईआर करने का निर्देश। टिप्पणी में सनातन धर्म को निपटाने की बात कही गई थी। साथ साथ दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने मुंडवाया सिर। अंकिता भंडारी हत्या मामले में कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। सरकार को शर्म आए, इसीलिए महिलाओं ने भी सर मुंडवाए हैं। देखते हैं बीजेपी और उसकी सरकार उत्तराखंड की जनता को कब न्याय दिलाएगी। अंकिता भंडारी केस में जो इतना बड़ा बवाल हुआ था, इतने सारे सवाल खड़े हुए थे, बीजेपी से जुड़े हुए नेता को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन न्याय अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है। साथ साथ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर जमीते अहले हदीस की कश्मीर इकाई के उपाध्यक्ष और कट्टरपंथी मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी को बीजेपी द्वारा सम्मानित किए जाने पर पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती काफी ज्यादा भड़क गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीति के खेल में व्यस्त है। बता दें कि मौलाना मुश्ताक को बीते वर्ष पीएसए के तहत बंदी बनाया गया था। वह इसी माह रिहा हुए। उन्हें वर्ष 2019 में भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए मौलाना को 1 साल के बाद छोड़ा गया है, जो कट्टरपंथी मौलाना के तौर पर जाने जाते हैं। कई सारे बयानों को देकर सुर्खियों में रहते हैं। बीजेपी के नेता धनशा अंद्राबी ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया है। इसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीजेपी कश्मीर के अंदर कुछ अलग तरीके की राजनीति करने की कोशिश कर रही है? क्या राजनीति का खेल खेला जा रहा है? महबूबा मुफ्ती की ओर से भी सवाल खड़े किए गए हैं। दोस्तों, साथ राहुल गांधी बिहार के 4 जिलों के नाम नहीं बता सकते। लालू नीतीश को छोड़ कांग्रेस पर बरसे प्रशांत किशोर। यानी प्रशांत किशोर का दावा है कि राहुल गांधी को 4 जिलों के नाम नहीं पता, इसलिए कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी। यानी तर्क का क्या लेवल है आप लोग समझ सकते हैं। हो सकता है प्रशांत किशोर को देश के सारे जिलों के नाम पता हो, नागालैंड के 4 जिलों के नाम अगर प्रशांत किशोर बता दे तो भी लोग माने कि वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, जो उनका काम ही है दिन रात कहां पर कितनी सीटें हैं, कौन सा जिला है, कौन से विभाग है, इस तरीके की बातों पर ध्यान देना। लेकिन शायद उन्हें भी नागालैंड के 4 जिलों के नाम नहीं पता होंगे। वहीं दोस्तों, खालिस्तानियों के पैसे लेते हैं जस्टिस ट्रूडो। कांग्रेस पार्टी के सांसद ने खुलकर खालिस्तानी मूवमेंट का विरोध किया है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी गई टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी के सांसद की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि खालिस्तानियों के पैसे पर काम करते हैं जस्टिन ट्रूडो, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद रणवीर सिंह बिट्टू ने कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टियों पर निशाना साधा है, जो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता बिट्टू ने कहा कि सैकड़ों गुरुद्वारे मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर और प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नू के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि इन गुरुद्वारों में हर हफ्ते ट्रूडो, उनके मंत्री और उनकी पार्टी को लाखों का डोनेशन मिलता है। यही कारण है कि पन्नू और निज्जर जैसे लोगों के पक्ष में जस्टिन ट्रूडो और उसकी पार्टी के लोग आए दिन बयान देते रहते हैं। साथ साथ दोस्तों, इंसान की पहचान चेहरा नहीं जुबान होती है। विदुड़ी के आपत्तिजनक भाषा पर अखिलेश यादव की ओर से भी जवाब दिया गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि इंसान की पहचान चेहरा नहीं जुबान होती है। सत्ता के नशे में बेसुध भाजपा के एक सांसद द्वारा विपक्ष के एक अल्पसंख्यक सांसद को अति अभद्र तरीके से संबोधित करना किसी आपराधिक घटना से कम नहीं है। यह बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का निकृष्टतम रूप है, जिसमें अन्य बीजेपी के सांसदों का हंसते हुए सम्मिलित होना दिखाता है कि ये किसी एक भाजपाई की गलती नहीं है, बल्कि ये भाजपा के अधिकांश सांसदों की निर्लज्जता का बेशर्म प्रदर्शन है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी कहा कि हिंदुस्तान सभी का है, ये देश किसी एक बिरादरी या धर्म का नहीं है। हम सब इस हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, लेकिन ये तभी आगे बढ़ेगा जब हम आपस में मिलजुल कर एक साथ मोहब्बत के साथ रहेंगे। साथ साथ दोस्तों, आम आदमी पार्टी में शामिल हुई बीजेपी की नेत्री ममता मीणा की टिप्पणी, कहा सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद किसानों बेरोजगारों का दर्द भूल चुके हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर
कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने वाले नेताओं को भी अब धीरे धीरे अकल आने लगी है। वो भी समझ गए हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने फायदे के लिए बीजेपी ज्वाइन की थी। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश चुनाव में गंगा जल की एंट्री हुई है, बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों पार्टियों के बीच में बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि आप इतना पाप कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कि अब उन पर लोगों का विश्वास ही नहीं बन पाएगा। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से टिप्पणी की गई है। के मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी ने 11 वचन दिए हैं जिन्हें याद दिलाते हुए गंगा जल की बोतल हर घर जाकर दी जाएगी। इसकी शुरुआत 1-2 दिन में की जाएगी। यह बहुत अच्छी पहल है क्योंकि जितनी पवित्रता गंगा जल की है उतनी पवित्रता कमलनाथ के वायदों की है जो वो पूरा करेंगे। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है और जेडीएस बीजेपी के गठबंधन को औपचारिक रूप दे दिया है, यानी गठबंधन बन चुका है। इसकी घोषणा भी हो चुकी है। अगर आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। जुड़े रहें दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।